नमस्कार। हमारी और आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और अब अभी नहीं तो कभी नहीं या फिर करो या मरो जैसी नौबत आ चुकी है। लेकिन एक मौका हमें और मिला है धरती को बचाने का और वो मौका है COP26 समिट जो कि ब्रिटेन में 31 से 12 तारीख तक होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि चूंकि इसमें दुनिया भर के सभी देश एक छत के नीचे बैठकर फैसले लेंगे, तो उनके फैसले कितने बड़े होते हैं, कितने कड़े होते हैं, कितने असरदार होते हैं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि इसी से धरती का भविष्य निर्भर करेगा। ये वीडियो सेशन COP26 पर है और अगर टॉपिक को क्लियर करना है तो इस सेशन से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात COP26 की। एक्चुअली COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, अर्थात साझेदारों या सहयोगियों का सम्मेलन। साझेदार मतलब सारे देश जो धरती के भूभाग और वातावरण को साझा करते हैं, यानी मिलजुल कर उपयोग करते हैं। चूंकि ये 26वां सम्मेलन है, इसलिए COP26। दरअसल ये पिछला यानी 2020 का सम्मेलन है जो कोविड-19 की वजह से एक साल बाद अब हो रहा है। इस बार का सम्मेलन ब्रिटेन, इटली के साथ मिलकर ग्लासगो में करने जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि सम्मेलन के अध्यक्ष हैं आलोक शर्मा, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री भी हैं। मूल रूप से वो भारतीय हैं और यूपी के आगरा में जन्मे हैं। इस बार भारत की तरफ से स्वयं प्रधानमंत्री जाएंगे और COP26 के तहत 1 और 2 नवंबर को 120 देशों के प्रमुखों की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। अब जरा COP के बारे में डिटेल में जानते हैं। COP UNFCCC के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका गठन साल 1994 में किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को स्थिर करना। COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, यानी अथॉरिटी है। COP का पिछला सम्मेलन 2019 में स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था। UNFCCC ने सदस्यों यानी साझेदार देशों के लिए जिम्मेदारियों की बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर रखी है, जिसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय खोजना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूलन हेतु तैयारी में सहयोग करना, अनुकूलन मतलब उस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनाना, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। जिम्मेदारियां तो तय हैं, लेकिन प्रश्न यानी सवाल है उनके ईमानदारी से निर्वहन यानी लागू करने का। और अब देखते हैं कि खुद COP26 के सामने लक्ष्य क्या है, मतलब टारगेट क्या है। अब जरा COP26 का लक्ष्य देखते हैं। पहला है 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो एमिशन यानी वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना, जिसके लिए कोयले के फेज आउट में तेजी लाना, वनों की कटाई को रोकना, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग और अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की रक्षा एवं पुनर्स्थापना के साथ ही घरों, आजीविका और यहाँ तक कि जानमाल के नुकसान से बचने के लिए रक्षा, चेतावनी प्रणाली और लचीले बुनियादी ढांचे हेतु मिलजुल कर काम करना। तीसरा है विकसित देशों को प्रतिवर्ष जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस में कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। और चौथा ये कि सभी देश विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे जो पेरिस समझौते को पूरा करने में सहायक होगा। नेट जीरो
यानी कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन निरपेक्षता। अब इसका आशय ये नहीं है कि जो उत्सर्जन हो रहा है, जो एमिशन हो रहा है, उसे शून्य के स्तर पर ले जाना है, बल्कि ये है कि इसकी क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन के तौर पर ग्रीन हाउस गैसेस को तकनीक, प्रौद्योगिकी की मदद से वायुमंडल या वातावरण में घुलने और मिलने से रोकना है, यानी एक तरह की संतुलन, बैलेंस की स्थिति। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये तकनीक, ये प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी है और गरीब और विकासशील देशों की पहुंच से बाहर है। हालांकि ये महंगी ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी हैं, कुछ प्राकृतिक उपाय हैं, जैसे कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई होती है उसको सख्ती से रोका जाए और साथ ही साथ ऐसे वन, ऐसे जंगल तैयार किए जाएं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को सोखने का काम करेंगे। अब COP26 से उम्मीद ये है कि अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जाहिर है, पेरिस समझौते के नियमों को पूरा करने के लिए कठोर उपाय करने का भी इस सम्मेलन पर दबाव होगा। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बीच ये सम्मेलन के माध्यम से एक ठोस कार्ययोजना सामने आने की भी उम्मीद की जा सकती है। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा में भी 50% तक वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को इस सदी के अंत तक हर हाल में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की ज़रूरत होगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गई तो कहीं भयानक हीट वेव या सूखा होगा, तो कहीं अत्यधिक वर्षा होगी या समुद्र का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनुमान ये भी जताए गए हैं कि इस सदी के अंत तक पूरी दुनिया में समुद्र का औसत जल स्तर 48 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे लाखों करोड़ों लोग बेघर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जीव जंतुओं की कई प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। अब बात भारत की। भारत भी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक है। भारत 2030 तक हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की क्षमता बढ़ाकर 450 गीगावाट करने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पहले ही 100 गीगावाट से ज़्यादा नवीनीकृत यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता स्थापित हो चुकी है। बैठक से पहले भारत ने अमीर देशों से पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान के बदले मुआवजे की मांग की है। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि नुकसान के लिए मुआवजा होना चाहिए और विकसित देशों को इसकी भरपाई करनी चाहिए। भारत इस मुद्दे पर गरीब और विकासशील देशों के साथ खड़ा है। चूंकि भारत 10 बड़े उत्सर्जक देशों में शामिल रहा है, इसलिए अगर मुआवजा लिया जाता है तो उसे भी देना पड़ सकता है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो भारत को जितना मुआवजा देना होगा उससे अधिक उसे मिल जाएगा। अगर वो भारत को शामिल करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। दरअसल 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में हानि और क्षति यानी लॉस और डिप्रिसिएशन का जिक्र था, मगर किसकी देनदारी होगी और इसकी क्या प्रक्रिया यानी क्या प्रोसेस होगा, यह साफ नहीं हुआ था। बहरहाल भारत की शिकायत ये रही है कि बड़े देश पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों और गरीब देशों की मदद के वादे से पीछे हटे हैं। इसमें 2050 की कार्बन न्यूट्रलिटी का काम भी शामिल है
और बड़े देश तो चुप रहेंगे, लेकिन विकासशील देशों को नसीहत देंगे कि त्याग वो करें। पेरिस सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अहम वादा किया गया था। भारत उस पर भी ज़्यादा कार्रवाई चाहता है। इसके साथ ही जो देश कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए, ये भारत की इच्छा है। पर हाँ, भारत पर साल 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन यानी उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का एक वैश्विक दबाव तो है ही। और अब इस विषय यानी इस थीम के आधार पर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, जवाब के साथ देखते हैं। UNFCCC का फुल फॉर्म बताएं। पहले आपने सुना भी होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC के महासचिव कौन हैं? तो पैट्रिशिया एस्पिनोसा। और COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? ये भी आपने अगर ध्यान से सुना हो तो आलोक शर्मा हैं, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसके अलावा COP26 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ब्रिटेन में हो रहा है, ग्लासगो में। और COP25 का आयोजन कहाँ हुआ था यानी पिछले सम्मेलन का? तो वो हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है? जवाब है 2 डिग्री सेल्सियस। अब रही बात विस्तृत यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, तो वो इस सम्मेलन के होने के बाद यानी इसमें लिए गए फैसलों पर आधारित हो सकते हैं, इसलिए अभी हम उन्हें नहीं ले रहे हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी को अगर अनदेखा किया गया तो एक दिन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जहां इसे रोकना असंभव हो जाएगा। Unfortunately, we are heading towards a climate disaster. So we have to save our earth because there is no planet B. अब एक उम्मीद की किरण इस COP26 के जरिए हमारे सामने आई है, लेकिन देखना ये होगा कि इसके फैसले कितने भी बड़े हों, कितने भी कड़े हों, वो उनको लागू करने में सभी देशों की बराबर से दिलचस्पी होनी चाहिए, विल होना चाहिए यानी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और पूरी ईमानदारी से उन फैसलों को लागू किया जाना चाहिए ताकि हम अपनी धरती को फिर से सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बना सकें। तो अब इजाज़त की बारी है, और यही था आज का वीडियो सेशन जो कि COP26 पर केंद्रित था। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई जिज्ञासा है तो उसे इनबॉक्स में शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और समसामयिक विषय के साथ, विश्लेषण करेंगे उसका। तब तक के लिए धन्यवाद।